Hello friends, welcome to A1IS. Today we will start our ongoing current affairs series for PPSC मेंस। आज हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करते हैं क्योंकि हमने लगभग 35 से 36 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड दैट 35-36 लेक्चर्स में हमने ऑलमोस्ट 50 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं इन 4 मॉड्यूल IR, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस टेक का तो अभी चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि मैं जो ये सीरीज जो A1IS ये सीरीज लेकर आया है आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन। जो हमने शुरुआत में कहा था कि ये सीरीज हम कंप्लीट करेंगे और जिसमें आपको एक तरीके से होलिस्टिक अप्रोच रहेगा फॉर योर करेंट अफेयर्स डेवलपमेंट, जो भी हर स्टैटिक टॉपिक्स हो या जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हो उसमें आपको रिलेट कर सकते हैं। और मैं जो हर टॉपिक के साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपको लिखने के लिए। अगेन आई एम होपिंग, ये मैं बार बार हर वीडियो में ऑनलाइन क्लासेस में कहता हूँ कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस मेहनत से हम A1IS लगे हुए आपके सक्सेस में, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट मोटो है, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट विजन है एडमिशन से सिलेक्शन तक का साथ, A1IS हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आप देख भी रहे होंगे A1IS के जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सीरीज देख रहे हैं, DI का, ज्योग्राफी का, करेंट अफेयर्स सीरीज का, इसके बाद हम फिर कुछ पॉलिटी के सीरीज लाएंगे और साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो दिस ऑल सीरीज प्रोवाइडेड बाय A1IS का एक ही मोटो है कि आपका सिलेक्शन हो इन द अपकमिंग एग्जाम 70 PPSC मेंस में हो और आने वाले 71 72। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हैं तो आप 70 में ही सिलेक्शन लेकर एक अच्छे लिस्ट में और एक अच्छे ऑफिसर बने। तो मेरा जो डिस्कशन करने का यही मोटो था कि जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये वीडियोस, ये जो ऑनलाइन सीरीज हमारा चल रहा है फ्रॉम द A1IS, ये आपको कैसा है, कितना इफेक्टिव है, इसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं और हमारा क्या अप्रोच रहेगा। आफ्टर होली तक ये हमारा सीरीज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर होली हम एक ऑनलाइन सीरीज शुरू करेंगे तो फॉर द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर द PPSC मेंस। तो हम उम्मीद करेंगे जैसे इस सीरीज को आपने पसंद किया और हमारे साथ आप जुड़े रहें, जैसे DI के साथ आप हमेशा जुड़े रहते हैं, ज्योग्राफी के साथ जुड़े रहते हैं, तो दिस लाइव सीरीज में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारे साथ करें। तो यही हमारा आज मोटो था, थोड़ा सा डिस्कशन करने का बिफोर द स्टार्टिंग आवर टॉपिक ऑनलाइन क्लासेस रिगार्डिंग द करेंट अफेयर्स सीरीज। तो आज जो हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करने, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रीवियस टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था, इंडिया स्पेस पॉलिसी पढ़ा था और इकोनॉमिक सेक्टर को लेकर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमने बात किया। तो उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वी डिस्कस देन वी मूव टू द आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक। Discuss the role of India's space policy 2023 in shaping the future of the space sector and India's space economy. How is it different from the previous policies? तो कल हमने जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया था स्पेस पॉलिसी के बारे में, बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। आपको एक इम्पॉर्टेंट सीरीज भेजा था, आप टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल चुका होगा। आप जब ये पॉलिसी के बारे में पढ़े होंगे तो हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन, विजन, ऑब्जेक्टिव सारे डिस्कशन किया था। अब जो प्रीवियस जो इतने इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, मैंने बताया था कि इससे पहले 5 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज आ चुके हैं स्पेस रिगार्डिंग। उस पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन था, फ्रेमवर्क था कि हाउ वी मैनेज द स्पेस सेक्टर और इंडिया स्पेस प्रोग्राम। इस पॉलिसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर पार्ट था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक या प्राइवेट एंटिटीज को आगे बढ़ाना। तो ये सारा हमने डिस्कशन किया था। अगेन जब हम स्पेस इकोनॉमिक की बात करते हैं तो इसमें भी हमने सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किया थे कि स्पेस इकोनॉमिक क्या मार्केट है, इंडिया क्या प्लान्स कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोग्राम्स है उसमें कैसे रोल रहेगा, प्राइवेट एंटिटीज की हमने बात किया था, SRM का हो, अनुकूल का हो, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रीवियस टॉपिक। अगेन आप जरूर लिख रहे होंगे, अगेन मैं ऐसा होप कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप हर क्वेश्चंस को अच्छे से लिख रहे होंगे। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट डिस्कशंस रिगार्डिंग द साइंस टेक। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना वो न्यूक्लियर पावर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना। आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो पढ़ा होगा, उसके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, उसके बाद स्पेस में हो, वो सब एरियाज आपने पढ़ा होगा इन द स्टैटिक पार्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज जो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा करंट अफेयर्स डेवलपमेंट जो है टॉपिक, साइंस टेक हो या किसी भी सब्जेक्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता। तो आप देखे होंगे न्यूक्लियर
टेक्नोलॉजी बड़ा स्टैटिक पार्ट है। आपने सारा बाउंड्रीज उसके बारे में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होता क्या, फिशन, फ्यूजन, कंट्रोलिंग रोड्स, द ऑल प्रेशराइज हेवी रिएक्टर, सब पढ़ा होगा। लेकिन हम आज जो पढ़ेंगे वो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर पावर के बारे में, क्योंकि बजट में भी बहुत सारा चीज़ को लेकर चर्चा हुआ। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर चर्चा हुआ, आने वाले समय में फ्यूचर विजन डॉक्यूमेंट को लेकर विकसित भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता। तो ये सारे बाउंड्रीज हमें कवर करना इन दिस न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी इन द करंट अफेयर्स डेवलपमेंट। नाउ मूविंग टू द न्यूक्लियर पावर की जब बात किया जाता तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, जब हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ऐसा हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं जो सिविल पर्पस के लिए हो। कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, जो सिविल और सोसाइटी के एक तरीके से हेल्पफुल हो, उसके ग्रोइंग के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए। तो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी विल बी ए सिग्निफिकेंट रोल फॉर द डेवलपिंग ऑफ द सोसाइटी और नेशन। तो हमेशा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हो या सिविल न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो बेसिकली आप वैसी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आर्म्स, आर्सेनल्स, न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया यूएस साइन वन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है 123 एग्रीमेंट और न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो वो भी सिविल न्यूक्लियर डील था, ना कि कोई वेपनाइजेशन की हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की बात कर रहे थे। तो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी इज वन ऑफ द कोर फैक्टर जो आने वाले में किसी भी डेवलपिंग या डेवलप कंट्रीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्रैकेट लगाया जाता है, जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं या कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं किसी भी ग्लोबल फोरम के द्वारा या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा, वो सिविल न्यूक्लियर के लिए नहीं लगाया जाता। वो लगाया जाता जो आप न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहे हैं या न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो आप सारा प्रोसेस यूज कर रहे हैं उस पर बैन किया जा रहा है, उस पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो अगर आप सिविल न्यूक्लियर की तरफ जाते हैं तो आप बहुत किसी भी सोसाइटी में आने वाले कार्बन क्लाइमेट को लेकर हो या नेट जीरो एमिशंस की बात करें, आप उसमें बहुत अच्छा कदम उठाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, और जो आज हमें न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना है। Now one important thing regarding, again I am saying this budget is one of the important source जो हमें पढ़ना है। हमने बजट के सारे बाउंड्रीज में देखा था, हमने उस दिन एनर्जी में भी पढ़ा था, एग्रीकल्चर में पढ़ा है, उसके बाद हमने हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सब में पढ़ा। इन दिस बजट 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर ने विजन में बोला कि आने वाले समय में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत इज वन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, कैसे हम इस पे काम करेंगे और 2047 में भारत एक डेवलप्ड नेशन और एक हाई इनकम ग्रुप कंट्रीज बने, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एंड दिस मिशन प्ले क्रिटिकल रोल। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत है क्या? न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो टारगेट रखा गया वो 100 गीगावाट फॉर 2047। दूसरा, इस एनर्जी मिशन के लिए इन दिस बजट 20,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेनी वेरियस थिंग्स। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे काम करना आने वाले समय में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि आने वाले समय में 2033 तक भारत विल प्रोड्यूस 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। 5 स्मॉलर या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आने वाले समय में इंडिया इंडिजिनसली एक तरीके से भारत में ही खुद बनाएगी। इंडिजिनसली भारत में ये बनेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज। यहाँ पे ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन की बात की गई है, एनर्जी ट्रांजिशन की बात की गई है इन दिस मिशन। एनर्जी ट्रांजिशन हमने पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और जो एनर्जी मिक्स हमने पढ़ा था, एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एनर्जी की बात की गई है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन।
तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च इन 2025-26। ये सारा चीज इसी मिशन के बारे में बोला गया है जो आपको समझना चाहिए। मिशन क्या है, कभी इस मिशन को लेकर कोई सवाल आता है तो आपको समझ में आना चाहिए इस चीज के बारे में क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात की गई है, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। नाउ व्हेन वी टॉक द इंपॉर्टेंट, हमने 100 गीगावाट की बात की है। आज के डेट में इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर एनर्जी से, और हमें कहाँ जाना है 2047 100 गीगावाट। तो आज के डेट में कहने का मतलब 2014 में भारत प्रोड्यूस करती थी 4780 मेगावाट। ओके, टारगेट किया गया है 2025 में कितना, 8180 मेगावाट, और 2035 तक जाना है 22,480 मेगावाट। और जो हमारा कोर टारगेट है, जो हमारा डेस्टिनेशन है फॉर द विकसित भारत, 100 गीगावाट। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको हमेशा याद रखना इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि पॉलिटी हो, आईआर हो, वहां पे डेटा का आप आगे पीछे कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंटेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वहां पे डेटा विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू गेट यू मैक्सिमम मार्क्स। जो अच्छे मार्क्स होते हैं वहाँ डेटा के कारण ही आता है। जब न्यूक्लियर एनर्जी पे आप कोई आंसर्स लिख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ये सब डेटा नहीं लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर्स नहीं मिल सकते। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट फ्रेज, पैराग्राफ, कोई कोट आप यूज नहीं कर सकते इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी इन दिस बजट। अगेन मूविंग फॉरवर्ड, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स की बात की गई है इन दिस बजट। जब न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की हमने बात की थी, उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात किया गया है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड द सिविल लाइबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट बी अमेंडमेंट टू रियलाइज द गोल एंड डेवलपमेंट ऑफ लिस्ट 100 न्यूक्लियर। तो वही बात है, जब हम प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा वी हैव टू अमेंड द इंपॉर्टेंट सिविल लाइबिलिटी एक्ट, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। अब ये क्या है, आपने पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे एक डिस्कशन कर लें। डैमेज एक्ट, मैंने बताया था कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, अभी बहुत सारे वीडियोस भी आप देख रहे होंगे, द शिफ्टिंग ऑफ वेस्टेज, और बोल सकते हैं जो कबाड़ है उसको शिफ्ट किया जा रहा फ्रॉम भोपाल टू इंदौर पीतमपुरा, जिसको लेकर बड़ा एक तरीके से प्रोटेस्ट किया गया कि ये जो जहरीला चीज़ है यहाँ हमारे शहर में नहीं लाएगा। तो यहाँ पे माना गया था कि 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी ड्यू टू द लीकेज ऑफ द पॉइजनस गैस। तब हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी डैमेज एक्ट नहीं था, हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, इसलिए उनका मूवमेंट हो गया था, जो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। जब 2008 में इंडिया यूएस ने इंपॉर्टेंट इंडिया न्यूक्लियर डील साइन किया था, तो जो अभी तक वो पेच जो फंसा हुआ रिगार्डिंग द लाइबिलिटी, कि अगर कोई दुर्घटना होता, अगर कोई एक्सीडेंट होता, लाइक द भोपाल गैस ट्रेजेडी या चेरनोबिल जो आपने सुना होगा, जो न्यूक्लियर प्लांट में जो ट्रेजेडी हुआ था, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल इन द फ्यूचर? या जो सप्लायर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, या जो एक तरीके से वहाँ पे प्लांट लगा हुआ है जो ऑपरेटर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? जो ये टसल है, जो ये कन्फ्यूज़न बना हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंट्री का इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना रिगार्डिंग द न्यूक्लियर को लेकर। तो यूएसए और भारत में जो इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स बना था रिगार्डिंग द न्यूक्लियर एक्ट, वो यही बना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑपरेटर और सप्लायर। तो सप्लायर कौन हो गया? यूएस की एक सबसे बड़ी कंपनी है द वेस्टिंग हाउस, और ऑपरेटर कौन हो गया? इंडिया में कौन ऑपरेटर हो गया? एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टसल बनते रहा किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट या किसी भी न्यूक्लियर एनर्जी में जब इंटरनेशनल कोई डील साइन होता है। इस बार गवर्नमेंट ने बोला कि इसको हम थोड़ा सा अमेंड करते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करते हैं, एंड जिससे पब्लिक, प्राइवेट या प्राइवेट कंपनी भी और पार्टिसिपेट करी, क्योंकि जो हमारा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है 100 गीगावाट का, वो तभी हम अचीव कर सकते हैं जब इसको और एक्सप्लोर करें और ओपन करें। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट जो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए।
nuclear energy mission for the research and development small modular reactor to be set up which outlay for the 20,000 करोड़, तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। तो दिस एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स प्ले क्रिटिकल रोल एंड पर्टिकुलर इन द एनर्जी ट्रांजिशन, जहां पे हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब ये बार बार स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की ये बात आ रहा है कि ये क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है करंट अफेयर्स डेवलपमेंट में, कि आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड हाउ दिस रिएक्टर विल हेल्प टू अचीव 100 गीगावाट गोल ऑफ इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन और एनर्जी मिक्स को लेकर। तो अब हम पढ़ेंगे पहले कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता क्या है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, बेसिकली दिस रिएक्टर का जो कैपेसिटी होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी वो होता फ्रॉम 30 मेगावाट टू 300 मेगावाट। अब ये बनाने का इसलिए कारण है, जो आपने जो बड़े बड़े एनर्जी रिएक्टर देखे होंगे या जो रिएक्टर देखते होंगे न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर, वो बहुत बड़ा होता। आप हर जगह उसको एक तरीके से इम्प्लांट नहीं कर सकते, हर जगह उसको फॉर्म नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क बना हुआ है इन द न्यूक्लियर एनर्जी। जो सबसे बड़ा चैलेंज बना है द ह्यूज साइज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर, इसको एक तरीके से ओवरकम करने के लिए सो मेनी कंट्रीज पर्टिकुलर इंडिया आल्सो, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर में एक इंपॉर्टेंट रिएक्टर बनाने के लिए सोचा है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अगर कोई छोटी फैक्ट्री है, उनका जो एनर्जी बेस्ड कोई काम है, तो वो उससे क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी यूज करते हैं। अगर वहाँ पे हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगा देते हैं तो उनका पूरा एनर्जी का जो काम है वो किससे होगा, दिस न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स से होगा। तो ये आने वाले समय पे जब हम नेट जीरो एमिशंस की बात कर रहे हैं 2017 पे, यहाँ पे ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फॉर दैट रीजन ये छोटे छोटे स्मॉलर रिएक्टर आप बना सकते हैं, जो एनर्जी जैसे किसी स्टील प्लांट में वहाँ की जो एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से होती है। अगर आप सिंगरौली में थर्मल पावर प्लांट है और वहाँ के बगल में वहाँ पे जेपी सीमेंट है, तो अगर वहाँ पे एनर्जी चाहिए तो वो वहाँ के सिंगरौली के थर्मल पावर प्लांट से होते हैं। अगर हम जेपी सीमेंट में जिस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर सेटअप कर दें तो उनका पूरा जो थर्मल बेस्ड एनर्जी रहेगा वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा। और जो इंडिया का टारगेट है नेट जीरो, कार्बन को कंट्रोल करना, एमिशन को कंट्रोल करना, वो फुलफिल हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द गेम चेंजर इन दिस न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांजिशन, जहां पे हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, स्मॉल मतलब आपको समझ में आ गया 330 टू 300 मेगावाट की हम बात कर रहे हैं। मॉड्यूलर का मतलब इतना एफिशिएंसी हो, इतना एडजस्टेबल हो। जैसे आपने सुना होगा मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर किचन का कंसेप्ट कैसे आया, अपार्टमेंट कल्चर में आया। जहाँ पे आपके पास जगह कम है तो आप ऐसा किचन सेटअप कर रहे हैं कि जहाँ पे हर चीज़ का इजी एक्सेस हो। छोटे जगह में ऐसा किचन सेटअप कर दिए आप कि आपको सारा चीज़ आपके अगल बगल में हो, डिशवाशर हो, माइक्रोवेव हो, फ्रीज हो, कुकिंग एरियाज हो। तो वो मॉड्यूलर कंसेप्ट हम इसने रिएक्टर में भी लेकर आए कि इजली एफिशिएंसी हो, ट्रांसपोर्टेबल बहुत हो और छोटे छोटे जगह पे हम प्लांट कर सकें। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रिएक्टर, द इंपॉर्टेंट वन जिससे हम एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे। तो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज जो बहुत डिस्कस हुआ है बजट में, और आने वाले समय में 2033 में 35 तक हमें 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाना, जिसका नाम रखा गया भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फोटो से आपको और समझ में आएगा ये चीज। दिस वन, ये बड़े रिएक्टर जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुडानकुलम, कैग गुजरात में, या काकरापारा, रावत भाटा, नरोरा, जितने बड़े बड़े हैं वहाँ पे ये बड़े बड़े रिएक्टर लगे रहते हैं टू ट्रांसमिट एनर्जी और टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। 700 मेगावाट इनका कैपेसिटी रहता है। जब हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करें अप टू 300 मेगावाट, ये देख रहे छोटे छोटे रिएक्टर से इजिली ट्रांसपोर्टेबल और इसका एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट एक माइक्रो रिएक्टर की भी बात कर रहे हैं कि आने वाले में छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, वहाँ पे हम ये माइक्रो रिएक्टर लगाएंगे तो डीजल बेस्ड जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है या पेट्रोल बेस्ड एनर्जी जो प्रोड्यूस करना, उसको एक तरीके से काउंटर किया जा सकता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरिया। अगर इसका यूज देखिएगा तो टू सप्लाई एनर्जी इन द सिटीज, टाउन्स और स्टेट्स में हम यहाँ पे यूज करेंगे लार्ज को लेकर। छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं जो वहाँ पे हम यहाँ पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करेंगे। और ये भी एक
important areas है micro reactor. So these all are the significance when we talk about the small modular reactor, and this is one of the important topic in the current affairs. मैं चाहता तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बताता, उसका सिग्निफिकेंस जो आप पढ़ चुके हैं, तो कोई जरूरत नहीं जो चीज़ पढ़ा हुआ है आपको उस पर हम डिस्कशन करके आपके टाइम को वेस्ट करना. आपका टाइम बहुत मायने रखता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें वो डिस्कस करना. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, बेनिफिट्स ऑफ एसएमआर और चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ एसएमआर. SMR मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर. SMR कैन बी स्केल्ड अप और डाउन टू द मीट वेरिंग पावर नीड्स. मैंने बताया था कि कैसे हम बड़े और छोटे लेवल पे टू रिप्लेस द थर्मल पावर स्टेशन, हमने ये भी डिस्कस किया था. दूसरा, SMR बेस्ड पावर प्लांट्स कैन रिफ्यूल एवरी 3 to 7 ईयर्स कंपेयर टू द 1 2 ईयर ट्रेडिशनल प्लांट्स. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट्स. तो ये सब इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है जो हमने चर्चा किया. आप एक बार जरूर इस स्लाइड को पढ़िएगा और आपको समझ में आएगा. कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है जैसे SMR जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट रिक्वायरिंग स्टोरेज. अब छोटे छोटे प्लांट जगह पर लगाइएगा तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी हमको उसको मैनेज करना होगा. तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंज बना हुआ. बड़े लार्ज जो न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारे पास वो रेडियो वेस्ट है. अब जब हर जगह पे स्मॉल मॉड्यूलर माइक्रोवेव रिएक्टर लगाने लगे तो वहां से भी तो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलेगा. अब उसको कैसे हम डिसमेंटल करेंगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज बना हुआ है इन द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी. तो रेडीनेस, तो ये सब इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है. तो ज़्यादा इसमें कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ था मैंने आपको समझाया. एंड दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, क्योंकि बजट में भी बहुत डिस्कस हुआ है. नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस. जो एक नॉर्मल चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट हम बोल रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी. तो सबसे बड़ा चीज है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन. एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन क्यों? हमें पता है कि वी मैक्सिमम ऑफ द एनर्जी कमिंग फ्रॉम ऑयल, फ्यूल और फॉसिल फ्यूल के द्वारा. तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, हम एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं. उसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो बहुत होता है. हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट होते हैं, ट्रेड डेफिसिट होते हैं, हमारे जो रिजर्व्स हैं उस पर असर पड़ता है, क्योंकि हम मैक्सिमम जो ऑयल हो या जो फॉसिल फ्यूल हो हम वो इम्पोर्ट करते हैं. वी आर नॉट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल और फॉसिल फ्यूल हमारे पास तो है नहीं, हम बाहर से मंगाते हैं. तो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंस की आने वाले समय पे हमारे लिए बड़ा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है जॉब्स को लेकर, कि जितने जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स खुलेंगे तो बहुत सारे जॉब्स क्रिएशंस होगा. तो दिस विल बूस्ट आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज व्हेन वी टॉक अबाउट मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज. ये भी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितना आप एक कोल को बर्न करने में CO2 एमिशन होता है वो बहुत कम होता है. तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज को लेकर. लिमिट द फॉसिल फ्यूल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, लिमिटेड द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल. तो ये सब बेसिक्स पॉइंट्स है जो एक बार आपको डिस्कशन में पता होना चाहिए, क्योंकि दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन जहां पे आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों इतना न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्यों इतना एनर्जी ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन जो आपको पता होना चाहिए. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स इन इंडिया, ये मैप से आपको समझ में आ जाए कि भारत इन प्लानिंग द ह्यूज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर पावर. इंडिया इज मेकिंग, जो हमने अभी डिस्कस किया, तो ये भी आपको पता है. गोरखपुर यूपी में, नरोड़ा यूपी में, रावत भाटा, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट. हरीरपुर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कुडानकुलम. तो ये सारा पॉइंट्स है जो थोड़े एग्जांपल्स आपको यूज होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर पावर साइट्स है या न्यूक्लियर पावर एनर्जी एरिया है. न्यूक्लियर पावर साइट्स, दिस इज़ वन ऑफ द फेमस. कुडानकुलम आपने पढ़ा होगा कलपक्कम के बारे में. अभी रावत भाटा में एक इंपॉर्टेंट रिएक्टर तैयार हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द न्यूक्लियर पावर. तो बेसिकली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो डेटा है वो आपको याद होना चाहिए. द चैलेंजेस और द बेनिफिट्स ऑफ SMR. नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट एरियाज इन दिस challenges in the nuclear energy.
कुछ बेसिक चैलेंजेस है जो आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर लेते हैं टू कंप्लीट दिस आवर इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर डेवलपमेंट जो हम आज पढ़ रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चैलेंज है लैंड एक्विजिशन को लेकर। कोई नहीं चाहता है कि उनके अगल बगल कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप हो। क्यों? अब मैंने आपको बताया एग्जांपल में भोपाल गैस ट्रेजडी, कर्नोवियल न्यूक्लियर प्लांट। अभी रसिया यूक्रेन में एक वार चल रहा था, वहां भी यूक्रेन में बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट है, तो उनको डर था कि अगर हो सके रसिया उसी पे अटैक कर दे, तो उनको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जो उनको डैमेज करना था, सिविलियन डैमेज करना था, वो इतना ही कर देते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंज। अगर कोई लीकेज होता है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, तो सबसे बड़ा जो अगल बगल उनके अराउंड में लोग होते हैं, वहाँ जो सोसाइटी डेवलप होती है, उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। इसलिए लैंड एक्विजिशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस रिगार्डिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप। इसलिए आप देखा होंगे कुडानकुलम हो या कलपक्कम हो, हर जगह पे कुछ प्रोटेस्ट होने लगते हैं वहाँ के लोकल लोग पे कि यहाँ पे प्लांट सेटअप नहीं करना। वो चाहते हैं कि बहुत दूर हो, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट हो या रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को लेकर हो। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बना हुआ है रिगार्डिंग द न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा, ग्लोबल ग्लोबल जो इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है, ग्लोबल चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता है इंडिया में यूरेनियम का इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है। वी इंपोर्ट फ्रॉम अदर यूरोपियन यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या सेंट्रल एशिया, वहाँ से यूरेनियम मंगाते हैं। या थोरियम वाला जो एक सिस्टम चलता है कि चेंज थोरियम टू द यूरेनियम, जो आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पढ़ा। तो लेकिन अब उस कंट्रीज़ के साथ क्या इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इशूज़ क्या चल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जहां भारत अभी तक NPA और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशंस की हम बात करते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप पे इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी साइट्स को लेकर हो, आने वाले समय में न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूचर पे चैलेंज बन सकता है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट बेसिक जो आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हमें डिस्कस करना चाहिए। टेक्नोलॉजी क्योंकि इंडिया अभी तक उतना टेक्नोलॉजी इनेबल्ड नहीं हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बना हुआ। पर अब फंडेड रहता है, बहुत फंड्स चाहिए टू कॉपरेट टू मेक मॉड्यूलर रिएक्टर्स हो या इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जहां हमें पढ़ना चाहिए। वेस्ट और रेडिएशन जो मैंने अभी बात किया, तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस, लेकिन दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट बेसिक चैलेंजेस, इतना आपको पता होना चाहिए इन द न्यूक्लियर एनर्जी। अगेन आई एम होपिंग कि ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसको हमने कोलैबोरेट किया है करंट अफेयर्स के साथ। अगेन आप लिखे, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे, मैंने जो भी शुरुआती में डिस्कशन किया आप उस पर फोकस रहे, अच्छे से पढ़े। A1 IAS हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके सिलेक्शन में साथ रहेगा, जहाँ जरूरत पड़ेगा A1 IAS ऑलवेज स्टैंड विथ यू। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।